Namaskar to all of you. And I'm thankful to all of you that despite it being a Sunday, and quite early in a Sunday, you all have come for the press brief of the Bharatiya Janata Party. The BJP is highly obliged for your gesture. बंधुओं, हमने देखा कि कल किस प्रकार से कलकत्ता के अंदर जो लोग कभी एक दूसरे के चेहरे को देखना नहीं चाहते थे, वो इकट्ठा हुए थे। 2019 का चुनाव अब बिल्कुल नजदीक है। स्वाभाविक रूप से जो रणनीति के अंतर्गत रणक्षेत्र सजना चाहिए, वो एक तरह से 2019 के चुनाव के लिए सज चुका है। द बैटल ग्राउंड फॉर द पॉलिटिकल इलेक्शंस ऑफ 2019 इज सेट। द आयरनी इज दैट इट्स अ बैटल बिटवीन कंफ्यूजन वर्सेस क्लैरिटी। एक तरफ कंफ्यूजन है और दूसरे तरफ क्लैरिटी है। द भारतीय जनता पार्टी हैज बोथ लीडरशिप एज वेल एज अचीवमेंट्स टू शोकेस, while the so-called opposition has nothing but constructed a dais of confusion from the rooftop of which they are shouting. जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के पास ना केवल नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक सशक्त नेतृत्व है, अपितु देश की विकास के लिए और गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए नीति भी है। जहां हमारे पास नेता और नीति दोनों है, वहीं तथाकथित विपक्ष के पास ना तो नेता है न नीति है, केवल एक कंफ्यूजन का डायस बनाया हुआ है और उस कंफ्यूजन के डायस के ऊपर से अपने आप को वो जिस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं, वो देश देख रही है। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं तेलंगाना में मौजूद हूं, मैं हैदराबाद में मौजूद हूं, और इतना मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक ये जो एक्सपेरिमेंट था, आप गठबंधन कह लीजिए, आप उसे महागठबंधन कह लीजिए, ये जो एक्सपेरिमेंट था, इसका पहला अगर हवा कहीं निकला है, इफ द महागठबंधन हैज फेल्ड समवेयर, इट इज इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। जिस प्रकार से यहां टीडीपी और कांग्रेस एक होकर आए थे, हमने देखा कि इन द बैटल ग्राउंड फॉर द असेंबली इलेक्शंस in Telangana, the Congress and the TDP गठबंधन lost। तो आज किसी भी प्रकार से इस एक्सपेरिमेंट को जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आखिरकार ये क्या है? ये जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये जो मंच पे हमने देखा, ये क्या है? अगर एक लाइन में मुझे सत्य को रखना हो यहां, तो मैं कहूंगा 2019 का चुनाव लीडर दी लीडर वर्सेस द डीलर्स है। मिस्टर मोदी इज द लीडर ऑफ द कंट्री। वो एक ऐसा नेतृत्व है जो देश को आगे ले जाना चाहते हैं। वो एक ऐसा नेतृत्व है जो गरीबों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वो एक ऐसा नेतृत्व है जो सबका साथ सबके विकास के मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। वो एक ऐसा लीडर है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने हिंदुस्तान के नाम को पूरे विश्व में ऊपर पहुंचाया है। वह एक ऐसा लीडर है जो नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए और पीड़ितों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ही इज द लीडर, मिस्टर नरेंद्र मोदी। वाइल वी हैव द लीडर एट वन एंड, वी हैव द डीलर्स ऑन द अदर एंड। ये जो मंच पे कल मौजूद थे, ये कौन है? दे आर द डीलर्स हु हैव बीन डीलिंग विद वेरियस करप्शन केसेस। देश के भ्रष्टाचारियों का मिलन हमने कल देखा है। ये वो डील कर रहे थे कि किस प्रकार से देश को बेचा जा सके। समाजवादी पार्टी और बसपा ये उत्तर प्रदेश में इकट्ठे हो रही है, इतने वर्षों तक लड़ने के बाद इकट्ठे हो रही है। अखिलेश यादव, आज उनके खिलाफ जब सीबीआई केस कर रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि खनन माफिया के केस में, माइनिंग स्कैम में इनके खिलाफ सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जब उनके खिलाफ सीबीआई की जांच होती है और पीएमएलए के अंतर्गत उनके खिलाफ ईडी जो है वो केस दर्ज करती है, तो बड़ा दुखद विषय है कि कहीं ना कहीं इस गठबंधन के माध्यम से वो अपने आप को बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। वहीं हम देख रहे हैं कि मायावती जी, जिनके खिलाफ डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स, जिनके खिलाफ अनेकों केस चले, और 2-3 दिन पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके अपने भाई आनंद जी को बचाने की चेष्टा कर रही थी। करोड़ों खरबों रुपए की जो डीलिंग उनके भाई ने किया है, उनको बचाने की चेष्टा मायावती जी कर रही थी। और आप सब मीडिया के बंधुओं के सर पे ठीकरा फोड़ करके अपने परिवार की लोगों की एंट्री
वो राजनीति में करा रही थी। शी इज ऑल्सो डीलिंग विथ करप्शन। तो स्वाभाविक रूप से ये सारे लोग जो मंच पे मौजूद थे, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे अर्थात कांग्रेस पार्टी हो, जिनके तो सोनिया जी और राहुल जी दोनों बेल पे बाहर हैं बिकॉज ऑफ द वेरियस एक्ट्स ऑफ करप्शन अगेंस्ट देम, दे आर टुडे आउट ऑन बेल। तो ये सारे डीलर्स मंच पे मौजूद थे और एक ही लीडर हमने देखा नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ये इकट्ठे हुए हैं। The 2019 election is between achievement versus anarchy and ambition. एक तरफ अचीवमेंट खड़ा है और दूसरे तरफ एम्बिशन एंड अनार्की खड़ा है। कल हम अरविंद केजरीवाल जी को मंच पे देख रहे थे। ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो 5 साल पहले ये कहते थे, जो लोग मंच पे कल मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी, उन सबके लिए कहते थे ऐसे उंगली करके, ये सब चोर है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये उनके शब्द हैं। ये 5 साल पहले इन सबको चोर कहते थे और चोरी कहते थे, कोट अनकोट, ये सब चोर है, ये सब मिले हुए हैं। और आज 5 साल बाद अरविंद केजरीवाल जाके इनके साथ मिले हुए। ये क्या हिंदुस्तान की भलाई चाहते हैं? वो अपनी भलाई चाहते हैं, वो अपना राजनीतिक भलाई चाहते हैं, अपनी एम्बिशन, अपनी महत्वाकांक्षा की परिपूर्ति चाहते हैं। दिस इज अ फाइट अमॉन्ग्स्ट ऑल दीज लीडर्स, द सो कॉल्ड डीलर्स, फॉर फुलफिलिंग देयर ओन एम्बिशन। अपने एम्बिशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, मैं कैसे प्रधानमंत्री बन जाऊं। बंधुओं, मैं तो आपसे एक निवेदन करता हूं और हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कल से आप लोग जो चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कौन बैठेगा, ये प्रधानमंत्री की कुर्सी शब्द को बदल देना चाहिए। प्रधानमंत्री की चटाई, ये जो चटाई है, एक कोने पे मुलायम जी बैठना चाहते हैं, एक कोने पे मायावती जी बैठना चाहती है, बीच में ममता जी बैठना चाहती है, अखिलेश यादव बैठना चाहते हैं, गोल 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 चटाई के चारों तरफ राहुल गांधी घूम रहे हैं कि मुझे मौका मिल जाए तो चटाई पे मैं बैठ जाऊं। क्या मजाक बना के रखा है आप। ये प्रधानमंत्री की एक कुर्सी होती है जो डेडिकेशन के साथ, क्लैरिटी के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए दिशा निर्देशन करता है। यहां पर आपने प्रधानमंत्री के कुर्सी को इस प्रकार से मजाक का विषय बना दिया है कि आप सब उसमें बैठना चाहते हैं। यू हैव चेंज द चेयर ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप इनटू अ बेंच ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप विथ एवरी अदर डीलर ऑफ इंडियाज वेल-बीइंग who want to play with the well-being of India, they want to occupy a position in this bench. ये सारे डीलर्स जो हैं, जो भारत के समृद्धि को रोकना चाहते हैं, वो इस बेंच में बैठना चाहते हैं। तो बिटवीन अचीवमेंट्स ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी वर्सेस द एनार्की एंड एम्बिशन ऑन द अदर साइड ऑफ द सो कॉल्ड महागठबंधन, जहां तक अचीवमेंट का सवाल है, आप देखिए भारतवर्ष विगत 5 वर्षों में किस प्रकार से आगे बढ़ा है। इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर मोदी हैज ट्रैवल्ड फ्रॉम बीइंग अ फ्रजाइल 5 स्टेट टू अ फैबुलस फ्यू। पहले हम फ्रजाइल 5 में काउंट होते थे। 2013 में हमारी अर्थनीति ऐसी थी कि विश्व बैंक कहता था, वर्ल्ड बैंक वाज सेइंग कि डोंट इन्वेस्ट इन इंडिया। आज हम फैबुलस 5 बन गए। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार की भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है कि हम चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं और जहां पहले हम 9वें पोजीशन में थे, आज हम 5th बेस्ट परफॉर्मिंग वर्ल्ड इकोनॉमी हो चुके हैं। हम इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ रहे हैं, यूके को भी पीछे छोड़ रहे हैं। आयुष्मान भारत जैसी योजना, जिसके कारण से पहले गरीब अगर बीमार पड़ता था तो उसका घर द्वार बिक जाता था, आज 50 करोड़ लोगों तक जिस प्रकार से आयुष्मान भारत के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने गरीबों की मदद की है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। क्या कारण था कि विगत 70 वर्षों में मात्र 12 करोड़ सिलेंडर बटे थे और अभी मात्र 4.5 वर्षों में उज्ज्वला के माध्यम से लगभग 8 करोड़ सिलेंडर बढ़ रहे हैं। So the speed and the scale of the work that we have seen under the able leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi is phenomenal. And the speed and the scale of greed of the leaders who were present on the dais yesterday is also phenomenal and historic. We have seen in the past as to how all these leaders who were on the dais, ये किस प्रकार का greed और देश को लूटने के लिए जो स्पीड दिखाते थे। एक सवाल ममता बनर्जी के लिए भी है कि ममता जी, आपके मंच पे कल सब लोग कह रहे थे कि डेमोक्रेसी बचाना है, डेमोक्रेसी बचाना है। अरे उस राज्य में, उस वेस्ट बंगाल में जहां ममता बनर्जी के नेतृत्व में लोकल पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कई 100 कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए जाते हैं और जहां सुप्रीम कोर्ट कहती है कि डेमोक्रेसी हैज बीन मर्डर्ड, आप वहां डेमोक्रेसी की बात करते हैं। बंगाल में हर दिन डेमोक्रेसी की आवाज को रोकने के लिए, लोकतंत्र की आवाज को कुंद करने के लिए
एक ना एक कार्यकर्ता की हत्या होती है। एवरी पासिंग डे शी इज अ पॉलिटिकल मर्डर इन वेस्ट बंगाल अंडर द रूल ऑफ टीएमसी एंड ममता बनर्जी, एंड दीज आर द पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट सेविंग डेमोक्रेसी। एंड टुडे with a very saddened mind, my friends, I would like to share that the same is happening in Madhya Pradesh. मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप डेमोक्रेसी बचाने की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, 2 दिनों में हमने 2 भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं की हत्या देखी है। आज भी एक सुबह मनोज ठाकरे नामक हमारे कद्दावर नेता की हत्या कर दी गई। 2 दिन पहले भी एक हत्या हुई थी। क्या इस प्रकार की हत्याएं करके, आवाज बंद करके आप लोकतंत्र बचाएंगे? आप लोकतंत्र बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को भ्रष्टाचार से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी हो, चाहे आप देख लीजिए कांग्रेस पार्टी के नेता हो, चाहे ममता बनर्जी की शारदा नारदा के केस हो, ये तमाम लोग जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के केसेस चल रहे हैं, ये बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं। This is the safe corruption brigade. This is not Mahagathbandhan. This is the safe dynasty brigade. This is not Mahagathbandhan. This is the safe appeasement brigade. This is not Mahagathbandhan. This is the safe casteism brigade. This is not Mahagathbandhan. And in the same breath, I will take the opportunity of thanking Mr. Narendra Modi for having amended the constitution, the 124th constitutional amendment, so that 10% quota could be given to the general category as well. This was something which was much required, and thankfully today it is on the ground. I would like to conclude by saying that ये जो लड़ाई 2019 की है वो लीडर्स और डीलर्स के बीच में है. While they keep on abusing our leader Mr. Modi, while they keep on abusing Bharatiya Janata Party and its achievement, Mr. Modi will keep on amusing them by his good works, by his achievements. हम देश को आगे बढ़ाने का काम लगातार करते रहेंगे. And look at the contradictions within this महागठबंधन. कल जो वामपंथी है वो मंच पे नहीं थी. वामपंथी मंच पे मौजूद नहीं थे. वामपंथी वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी जी के खिलाफ वहां आवाज बुलंद कर रहे थे. दिल्ली में एक होंगे, बंगाल में एक नहीं होंगे. मतलब एक हिंदी पिक्चर के पुराना गीत था पहली के रूप में, वो मुझे याद आ रहा है. तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर. साउथ में एक गठबंधन, नॉर्थ में एक गठबंधन, ईस्ट में एक गठबंधन, वेस्ट में एक गठबंधन, दिल्ली में दूसरा, बंगाल में दूसरा. ये क्या मजाक बना के रखा है? बोलो कितने गठबंधन. तो किसी को कुछ पता नहीं है कौन लोग साथ में है, कौन साथ में नहीं है. इसीलिए दिस इज नथिंग बट दिस इज कंफ्यूजन वर्सेस क्लैरिटी. And remember, in the 21st century, 2019 India, it is always clarity which emerges victorious, never confusion which will see as to how it will be defeated. Thank you, my friends. Any question from your side? देखिए, जहां तक असउद्दीन ओवैसी जी का सवाल है, मैं हैदराबाद में हूं और मुझे टिप्पणी करना चाहिए. मैंने पहले भी कहा था, असउद्दीन ओवैसी जी का एक ही मंत्र है, देश को बांटो, देश को डिवाइड करो और धर्म की राजनीति करो. असउद्दीन ओवैसी जी की पार्टी की केवल एक ही एमपी मौजूद है पार्लियामेंट में. फिर भी आप लोग टीवी चैनल भी उनको इतना दिखाते हैं, हर बहस में वो भाग लेते हैं, पार्लियामेंट में भी बोलते हैं. एक एमपी की पार्टी इतना बोलती है, फिर भी बोलती है कि डेमोक्रेसी की आवाज को बंद किया जा रहा है. इससे ज्यादा डेमोक्रेसी क्या चाहिए? एक आदमी का एमपी लगातार देश के सबसे बड़े पार्टी और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बावजूद उनको लगता है कि डेमोक्रेसी नहीं है. उनको अपने गरेबान में झांकना चाहिए. धर्म के नाम पे भारत को बांटने की चेष्टा असउद्दीन ओवैसी जी को नहीं करना चाहिए. देखिए, भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है सभी नेताओं के लिए, चाहे वो हमारे पक्ष के हों, चाहे हमारे प्रतिपक्ष हों. अच्छे भाषा का प्रयोग होना चाहिए. Because of the series of regulations that the UGC or Ministry of Human Resource Development is doing. And nearly 45 to 60% of the faculty member positions are totally vacant.
See, it is an issue of the Ministry of HRD, and Mr. Javadekar had given a detailed reply only about a couple of days back when he held a press conference in Shastri Bhavan. So I believe I should not reiterate, since the minister has already spoken on this. All that he wanted was a parity in the universities. Every community should be, because the vacancies were for the scheduled caste, scheduled tribes, as to how best they can be accommodated. That is the issue. Remember, as far as 10% reservation is concerned, many of our opponents, including the Congress party, had this in their manifesto. But ironically, none of them dared to come to the forefront and go for a constitutional amendment. In the yesteryears, we had seen that there were only notifications without any basis. Notification किया था, कोई आधार नहीं था. वो हमने नरसिम्हा राव जी के समय में देखा था. For the first time, Mr. Narendra Modi has walked the talk. Whatever he had promised, that सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, उसके आधार पर ही हैज वॉक द टॉक. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कि 10% का जो आरक्षण है सामान्य वर्ग के लिए, वह फलीभूत हुआ है और जमीन पे उतरा है. और मैं निवेदन करता हूं, जैसे कि गुजरात पहला राज्य बना जिसने इसको जमीन पे उतारा है, उत्तर प्रदेश परसों जमीन पे उतारा है, हिमाचल प्रदेश ने भी उसको है. सभी राज्य इस विषय पे काम करें, गरीब को उसका हक मिले, इसके लिए सभी राज्य काम करने चाहिए. असेंबली चल रहा है, यहां भी चल होना चाहिए, अभी नहीं हुआ है. मैं तो ये चैलेंज करता हूं कि यहां भी मेरे को बताया गया है कि यहां असेंबली चल रहा है. आज शायद कंक्लूडिंग डे है, आज असेंबली चल रहा है. इतने बड़े निर्णय से तेलंगाना के जनता को वंचित नहीं रखना चाहिए. ये निर्णय देश के भलाई के लिए निर्णय हुआ है, ये निर्णय देश के गरीबों के लिए हुआ है. देश के गरीबों को कोई भी वंचित न रखे अपने अधिकार से. मैं ये मांग करता हूं कि तेलंगाना की असेंबली भी इसको पारित करे. आज कंक्लूडिंग डे है, कुछ समय होगा तो इसका संज्ञान चीफ मिनिस्टर महोदय को लेना चाहिए. देखिए, फारूक अब्दुल्ला और ये जो अपोजिशन पार्टीज हैं, ये जब ईवीएम को चोर मशीन कहते हैं तो इनको सोचना चाहिए कि ये किस प्रकार की रिग्रेसिव मेंटालिटी की बात करते हैं. ईवीएम कौन लेके आया था, किसके समय ईवीएम आया? एक साइंटिफिक प्रोग्रेशन हुआ. जब ये जीतते हैं तब ईवीएम ठीक हो जाती है, और जब ये हारते हैं तो ईवीएम चोर मशीन हो जाती है. It seems that the word चोर appears to be their favorite. ईवीएम भी चोर मशीन हो गई है. जिन लोग जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखित तैसी, जिसकी भावना जैसी होती है उसको सब कुछ वैसे ही नजर आता है. जिस प्रकार से इतने वर्षों तक षड्यंत्र किया, उनको सब कुछ षड्यंत्र ही नजर आता है. और ये देश का युवा देख रहा है. आप ईवीएम पे विश्वास नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं करते, आरबीआई पे विश्वास नहीं करते हैं, आप देश के राष्ट्रपति पे विश्वास नहीं करते, सीबीआई पे विश्वास नहीं करते, ईडी पे विश्वास नहीं करते, वर्ल्ड बैंक पे विश्वास नहीं. किस पे विश्वास करते हैं? किस पे एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं. देन मायावती जी ममता पे विश्वास नहीं, ममता जी मायावती पे नहीं, मायावती जी राहुल पे विश्वास नहीं, राहुल जी का मायावती जी पे विश्वास नहीं, एक दूसरे पे किसी का विश्वास नहीं. तो ये विश्वासहीन लोग हैं जो किसी पे विश्वास नहीं करते, इसलिए देश भी इन पे विश्वास नहीं करती. देखिए, जहां तक एक्सपायरी डेट का सवाल है, भ्रष्टाचार has reached its expiry date. Corruption has reached its expiry date. Today, we can say that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, corruption is expiring. And that's the reason as to why the leaders, or rather I should say the dealers, who were mired with corruption, they are crying foul and they're shouting from the rooftop. And rightly pointed out by Modi ji, they're shouting, "Bachao, bachao." I respect him, but I would say that the Supreme Court has already seized of the matter. I think the Lokpal issue, they have taken a call on this. I would not speak on a matter which is already under the aegis of Supreme Court. See, I would not read into the minds of anyone because I am not capable of doing that. I will not read into Mr. KCR's mind, but very respectfully I would say that this is what I was pointing towards, confusion versus clarity. While there is confusion everywhere else, the Bharatiya Janata Party is clear in its conscience. And secondly, and extremely importantly, all the others may be talking about Gathbandhan, Mahagathbandhan or whatsoever. We talk about Bandhan with the people of India. वो लोग गठबंधन महागठबंधन आपस में बात कर रहे होंगे कि किस प्रकार एक दूसरे को बचाना है करप्शन की केसेस से. हम देश की 130 करोड़ जनता के साथ बंधन की बात करते हैं और ये बंधन कभी नहीं टूटने वाला है क्योंकि यह बंधन विकास का बंधन है. नहीं, कांग्रेस कैन गो टू एनी एक्सटेंट फॉर अपीजिंग. And that's the reason as to why I said that when you have all these photo opportunities of the dealers holding each other's hand,
This is nothing but save appeasement brigade. And what is happening in Karnataka, as pointed by you, is nothing but the same thing. We had seen as to how approximately 24 Karyakartas of Sangha, RSS and Bharatiya Janata Party were brutally butchered in Karnataka. We had taken up this issue as a election issue also. And today this kind of appeasement. I would also like to point out that while there was a time when Zakir Naik was given patronage by the Congress government, today we are thankful to the Modi government that we are seeing as to how properties of Zakir Naik, they have been, उसको जब्त किया गया है, लगभग 17 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी जब्त की गई है. तो यह दिखाता है कि एक तरफ तुष्टीकरण है और दूसरी तरफ जो है, सच्चाई की ही जीत होती है. वो लोग राम मंदिर को मैनिफेस्टो में पहले दिल में तो उतारे, कांग्रेस पार्टी भगवान राम को. कांग्रेस के दिल में भगवान राम नहीं है, कांग्रेस के दिल में केवल और केवल तुष्टीकरण है. ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने कहा राम डज नॉट एग्जिस्ट, तो पहले दिल में उतारे. ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनके कपिल सिब्बल ने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि 2019 तक तो राम मंदिर की सुनवाई नहीं होनी चाहिए, तो पहले भगवान राम को दिल में उतारे, बाद में मैनिफेस्टो के विषय में बात करें. तो स्वाभाविक है, कांग्रेस एंड राम, Rahul and Ram never traveled together because Rahul and appeasement are bonded together. सर वीएसपी के दिल में क्या है सर? वीएसपी क्यों ऐसा? नहीं, हम राम के चरणों में हैं. राम, भव्य राम मंदिर बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध थी, है और कटिबद्ध रहेगी. संवैधानिक तरीके से राम मंदिर बने. No, ayo, he is also there. I mean, not like that. We have been standing with the rights of the people. We firmly believe that rituals are to be respected.